साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं लगभग सभी में एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हम लोग साइड से बहुत सारे पब्लिकेशन पढ़े होते हैं, बट हमारी हिम्मत नहीं होती है कि एक बार हम एनसीईआरटी को पढ़ लें, क्योंकि पता नहीं हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा समस्या आता होगा कि उतना बुक जुटा पाना या एक-एक बुक खरीद के पढ़ना पॉसिबल नहीं लगता होगा। बट अब आपको टेंशन लेने की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करके दूंगा। और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं 6 क्लास के साइंस से। और साइंस चूँकि सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो एक-एक करके हम देखेंगे। चूँकि एनसीईआरटी होता है एक बड़े टीम के द्वारा लिखा गया रहता है बुक, और इसका क्रक्स पढ़ने से बेहतर है कि आप इसी को देखें। इसी का मतलब जो है बुक का जो आपको पीडीएफ है उसको देखें। एनसीईआरटी खुद जो है आपको वेबसाइट पे उपलब्ध कराती है और उसको पढ़ने की कोशिश करें। उसमें होता क्या है कि बहुत सारे डायग्राम चित्र बनाए गए रहते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, ये मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि इसमें आपको क्या पढ़नी है। अब एक-एक वर्ड अगर मैं पढ़ना यहाँ से शुरू करूँगा तो समस्या क्या आ जाएगी कि काफ़ी लंबा समय लगेगा और आपका भी समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो प्रश्न बनेंगे वहीं पे मैं फोकस करूँ। ठीक है, और मैं वहाँ पे आपको समझाने का प्रयत्न करूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और आप लास्ट तक देखिएगा, पढ़ाई है, कोई यहाँ फिल्म गाने तो है नहीं कि उतना इंटरेस्टेड होगा, बट आप जो है देखने का प्रयत्न करिएगा शुरू से अंतिम तक, आपको फायदा ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें यही चर्चा की गई है कि विभिन्न सारे राज्यों में अलग अलग खाने की थाली होती है। बात सही है। आप पंजाब में जाइएगा तो दाल रोटी ज़्यादा फेमस है, बिहार की तरफ आइएगा तो मान लीजिए कि दाल चावल भात जो है लोग ऐसे ज़्यादा, और उधर पश्चिम बंगाल की तरफ मछली, साउथ इंडिया में सांभर डोसा, ये सब ज़्यादा फेमस है। तो हर जगह की थाली जो है अलग अलग है। इसी की बात कर रहा है। इसी में एक लाइन ये भी इसने कह दिया है कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भोजन हर वक्त पॉसिबल हो। ये भी बोला है कि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी तो इतनी चरम सीमा पे है कि लोग उतने अच्छे स्तर के पोषक तत्वों की थाली नहीं ले पाते हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, हमें ये देखना है। तो इसके माध्यम से इसने कहने की कोशिश की है कि जो खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं वे दो तरीके से होते हैं, या तो पौधों से या तो जंतु से। ठीक है, इनमें होता क्या है, तो इसमें कहने का इसने ये प्रयत्न किया है कि जो हमारे शरीर के लिए, जो भी घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं, उन आवश्यक घटक को हम क्या कहते हैं, उन आवश्यक घटक को हम पोषक तत्व कहते हैं। और ये पोषक तत्व कौन कौन होते हैं? ये पोषक तत्व हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, और खनिज लवण होते हैं। ये इसने कहने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ से जो हमारा शुरू होता है चैप्टर, उसमें पहला पड़ाव जो है यहीं पे आता है कि हमारे शरीर के लिए जो भी तत्व है या जो भी संघटक आवश्यक होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। और ये कौन कौन होते हैं? तो हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ते होंगे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते होंगे तो आप उसमें ये चीज़ों के बारे में जरूर पढ़ते होंगे। इसके अलावा बोला है कि हमारे भोजन में जो है जाइएगा तो रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे बोलता है कि क्या हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें ये चीज़ अवेलेबल है, हम कैसे जानेंगे कि ये चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है? तो इसके लिए ये एक जो है अभ्यास, एक्सरसाइज बताएगा आपको, एक क्रियाकलाप बताएगा कि आप उसको करिए और देखिए कि ये हमारे भोजन में आवश्यक है कि नहीं है। इसी चीज़ का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है और उसके लिए इसने बताया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसमें इंपॉर्टेंट आएगा इस एक्सरसाइज को इस एक्सपेरिमेंट को करने में, वे आएगा आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ठीक है, अब जो हमारा विलयन बन के तैयार हुआ है वो है तनु आयोडीन विलयन, और इससे हम प्रयोग करने वाले हैं मंड का। और मंड किसका रूप है? तो मंड हमारा जो होता है वो भोजन में कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो भोजन होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा के रूप में अवेलेबल होता है। तो ये भी आप लिख लीजिए।
ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि शर्करा या मंड किसका रूप है। तो देखिए यहाँ पे तो आसान होता है चीज़ें, हम बोल देते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी है सारी चीज़ें, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो यकीन मानिए आपका प्रेशर बहुत हाई होता है। इजी जो आता हुआ प्रश्न है वो भी गलती होता है। तो इतना जो है अपने आप को बड़ा भी नहीं समझना है और इतना छोटा भी, मतलब मोटिवेशन लो भी नहीं रखना है। तो लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। और फिर आगे जो है हम अब परीक्षण करने वाले हैं मंड का। तो मंड के परीक्षण के दौरान एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आएगा इसमें वो है तनु आयोडीन विलयन। इसकी हमें आवश्यकता होगी। हम कोई खाद्य पदार्थ लेंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने एक आलू लिया और उसको एक स्लाइस काट दिया, ठीक है। काटने के बाद उस पर आप तनु आयोडीन विलयन के 2-3 बूंद डालिए। अब उसका कलर परिवर्तन, ऐसे ही अगर आप आलू काटते होंगे, ये तो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें से उजला उजला कोई लिक्विड निकल रहा है। आपने उस पर तनु आयोडीन विलयन का 2-3 बूंद डाला, अगर उसका कलर जो है नीला या काला पड़ जा रहा है तो उसमें मंड की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है कि उसमें मंड है। तो एग्जामिनर यहाँ से क्या प्रश्न पूछेगा आपसे, कल्पना कीजिए, इस बात को सोचिए। हो सकता है कि पहला प्रश्न ये बन जाए कि कोई खाद्य पदार्थ है, उसमें तनु आयोडीन विलयन के कुछ बूंद मिलाए जाते हैं और उसका कलर जो है नीला और काला पड़ जाता है। तो बताइए कि वो खाद्य पदार्थ में कौन सी पोषक तत्व उपलब्ध है। और आपका ऑप्शन यही रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। फंस जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी साइड पब्लिकेशन के कोई भी बुक में अभी तक तो नहीं मिला है कि वो बताए कि एक परीक्षण है और इसके तरह मतलब करने से ये सिद्ध होता है और वहाँ पे मैटर खराब हो जाएगा। या ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मंड की उपस्थिति जांचने के लिए उसमें तनु आयोडीन के कुछ बूंद मिलाए जाते हैं, तो बताइए कि वह खाद्य पदार्थ कौन सा मतलब रंग देगा या कलर देगा। और उसमें ऑप्शन दे दे गुलाबी, लाल, नीला, पीला, और उसमें हम फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक में अभी तक का मिला है वो ये है कि तनु आयोडीन विलयन के किसी खाद्य पदार्थ में मिलाने पर अगर उसमें नीला या काला रंग मिल जाता है तो वह मंड की उपस्थिति दर्शाती है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलेगा और मैं एक एक कर करके ऐसे ही आपको बताते चलूँगा। ठीक है, अब जो अगला हमारा जो प्रयोग होने वाला है, परीक्षण होने वाला है, वो किसके लिए होने वाला है, तो अगला जो है प्रोटीन के लिए होने वाला है। तो देखिए, किसी भी खाद्य पदार्थ का अगर आपको जांचना है तो उसमें आपको क्या करना है इसके लिए, तो देखिए जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बना लीजिए आप। ठीक है, उसको चूर्ण बनाने के बाद थोड़ा पीस कर या मसल कर उसका चूर्ण बहुत महीन करके आप उसको प्रश्नावली में डाल दीजिए और उसमें 10 बूंद जल का मिला के अच्छा से हिला दीजिए उसको। ठीक है, तो आप जो प्रश्नावली लिए हैं, या सीधे सीधे समझिए कि आप जिस भी स्लाइड पे या जहाँ भी आप जो है किसी भी खाद्य पदार्थ को पीस के महीन करके जल डाले थे, उसका घोल बनाए थे, उस घोल में आप जो है 10 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन जो है डाल दीजिए और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल दीजिए और अच्छा से उसको मिलाइए और कुछ देर के लिए रख दीजिए। फिर उसका रंग देखिए, उसका रंग क्या मिलेगा दोस्तों, बैंगनी रंग का हो जाएगा वो। अगर वह बैंगनी रंग का हो जाता है तो इससे क्या सिद्ध होगा, इससे ये सिद्ध होगा कि उस खाद्य पदार्थ में क्या था, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन था। तो क्वेश्चन पूछने वाले इसको बहुत सारे फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं। एक तो वे बोल सकते हैं कि रंग पूछ सकते हैं आपसे, एक पूछ सकते हैं कि मतलब कि बताओ कौन सा पोषक तत्व है, एक ये पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का परीक्षण के लिए इसमें कौन सी विधि या कौन सा जो है केमिकल उपयोग में लाया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें चाहिए क्या, प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन जो है हमें चाहिए। ठीक है, और रंग कैसा मिलता है हमें उस खाद्य पदार्थ का, बैंगनी। और ये बैंगनी रंग जो है क्या दर्शाता है, तो यह बैंगनी रंग दर्शाता है प्रोटीन की उपस्थिति को। ठीक है, तो यह बैंगनी रंग किसको दर्शाता है, प्रोटीन के उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका नोट्स बना लीजिए, कॉपर सल्फेट का विलयन प्लस कास्टिक सोडा का विलयन मिलाने से हमें अगर किसी खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी मिलता है तो वह प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो प्रश्न बनाने वाले कई प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें आगे परीक्षण करना है वसा का। ठीक है, वसा का परीक्षण करने के लिए हमें सेम उसी प्रकार के कुछ जो है मतलब एक्सपेरिमेंट करना है, और ये कोई बड़ी एक्सपेरिमेंट नहीं होती है वसा की। देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है। ठीक है, पेपर लेने के बाद जो है उसमें किसी खाद्य पदार्थ को
ठीक है, रखिए और रख के उसको कोशिश करिए प्रेस करने का, और तब तक प्रेस करिए जब तक कि वो पेपर फटता नहीं है। और ध्यान से देखिए कि क्या उस पर तेल के धब्बे आए हैं, और उसको प्रकाश के सामने लाइए। क्या होगा कि धब्बे से धुंधला धुंधला प्रकाश दिखाई देने लगेगा। ये जो है वसा का उपस्थिति दर्शाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वसा का जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ तक के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था दो, एक तो कार्बोहाइड्रेट का और एक जो प्रोटीन का था। वसा का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने तो 3 अभी देख लिया है प्रयोग करके, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। और आगे ये बोलता है कि जो विटामिन है और जो खनिज लवण है, इसका उपस्थिति हम कैसे देखेंगे। ये भी तो हमारे जो है खाने में, हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पे अभी नहीं दिया गया है, तो चूंकि अब जो यहाँ पे नहीं है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा नहीं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा ये है कि हम लोग ऑन द टॉपिक रहें और जो इस पुस्तक में है उसी पे रहें। ठीक है, अगला इसमें जो टॉपिक शुरू किया इसने, ये है कि विभिन्न पोषक तत्व जो हैं हमारे शरीर में क्या करते हैं। तो हम लोग भी वहाँ जितने भी साइट पब्लिकेशन के बुक है उसमें पढ़ते हैं कि हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, वसा क्या करता है, कितना कैलोरी क्या देता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ रहे, मतलब वहाँ पढ़े होते हैं। बट हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए कि मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये हम भी जानते हैं, वहाँ पे भी आप पढ़े होंगे और आप भी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, मुख्यतः ऊर्जा ही देता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। देखिए ये लिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा देता है, लेकिन हमें वसा से भी ऊर्जा मिलता है। तो ये दोनों को याद रखिए। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल आपने पढ़ा ही होगा कि एक जो है 9.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा देता है, और एक जो है आप देखिएगा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो 4 पॉइंट पे ही आकर रुक जाता है। जो वसा है वे जो है 9 पॉइंट से भी प्लस का जो है ऊर्जा दे देता है। जो वसा है उसमें समस्या क्या होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है, हाई लेवल की, जो मतलब सामान्य तौर पे पॉसिबल नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। जब आदमी लंबा समय तक कुछ खाया पिया नहीं रहता है तो आखिर हमारी ऊर्जा कहाँ से आती है। तो इन्हीं संचित वसा जो हमारे शरीर में है, इसी से जो है हमें ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो देखिए आगे बोलता है कि वसा और प्रोटीन, आगे तो इधर कुछ है नहीं, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ जो लिखी हुई है, अगर एग्जाम में ये प्रश्न यहाँ से बन जाए कि निम्न में से कौन ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, और उसमें ऑप्शन दे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और इनमें से एक से अधिक, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो सही आंसर होगा एक से अधिक होगा। क्योंकि हमने किसको किसको देखा है, तो हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है दोनों ही हमारे लिए ऊर्जा दे रहे थे। ठीक है, तो इस दोनों को याद रखना है। और इससे क्या होगा कि अगर आप देखिए यहाँ पे जब आप पढ़े होते हैं ना, तो अगर किसी भी आयोग में प्रश्न गलत भी पूछे जाते हैं तो आपको क्लेम करने का समय दिया जाता है। तो आप इसके बेस पे वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि नहीं जी हमने तो ये पढ़ा है और एनसीईआरटी में पढ़ा है। आयोग कोई भी आयोग हो मानने के लिए बाध्य हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे फिर क्या कहता है कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। देखिए ये चीज़ें हमें पता है, और हमें ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो ये आपको पता भी होगा कि प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर मसल्स होते हैं जो तैयार होते हैं, हम इतने जो है मोटे तगड़े दिखते हैं, ये सारी चीज़ों से आप देखे होंगे कि जितने भी जिम वगैरह के ऐड वगैरह चाहे जो भी आते हैं कि ये मतलब प्रोटीन का प्रोडक्ट लीजिए, ये लीजिए, इससे हमारा बॉडी मसल्स बनेगा। तो क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर का जो है ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, हम इससे स्वस्थ रहते हैं। तो प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है शरीर वर्धक भोजन होता है। तो पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि कौन से भोजन जो हैं और कौन से पोषक तत्व जो हैं शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। तो वहाँ पे समझ नहीं आएगा। ये टर्म हूबहू एनसीईआरटी से जब उठा ली जाएंगे ना कि शरीर वर्धक भोजन कौन है, तो वहाँ पे मैटर खराब हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि मैं किसको लगाऊं किसको छोड़ूं, और आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ याद रखिए कि जो प्रोटीन होता है ये शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, और प्रोटीन को हम लोग शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब विटामिन का क्या काम है उसको देखिए। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो जो विटामिन है वे हमारा बॉडीगार्ड है,
हमें रोग से बचाता है। ठीक है, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। लगभग बॉडी के सभी पार्ट जो है ना, देखिए तो कहीं ना कहीं विटामिन से जो है ना उसमें उसका मैटर इन्वॉल्व है। बाल झड़ने से लेके, नाखून गिरने से लेके, हर तरह के, आँख से कम दिखने, लगभग सभी जगह जो है विटामिन का मैटर इन्वॉल्व है। ठीक है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है, यहाँ तक आप जानते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे, मतलब जो है विटामिन मिल के एक पैकेज में बना होता है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब ज़्यादातर तो मतलब हिंदी शब्द इसका शुद्ध रूप से यही है कि जटिल होता है, बट हम विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा B1, B2, B3, तो इसलिए इन सभी को एक बार बोलने के लिए हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यूज कर लेते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। देखिए किताब में हमने काफ़ी रटा होगा कि विटामिन ए से क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने रतावधी वगैरह खूब पढ़ा है। तो यहाँ पे भी दिया है कि मान लीजिए डायरेक्ट पूछ ले कि यहाँ से कि त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है, आप अभी तो बोल दीजिएगा कि विटामिन ए की आवश्यकता होती है, लेकिन यकीन मानिए कि वहाँ जाइएगा एग्जाम हॉल में तो आप 2 मिनट के लिए सोचना, मतलब आपको आ जाएगा कि सही होगा कि नहीं होगा, मैं इसको लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, उसको भी पढ़ा था, इसको भी पढ़ा था। तो याद रखिए कि विटामिन ए से हमारी जो त्वचा है और आँख भी स्वस्थ रहता है। ज़्यादातर लोग त्वचा नहीं देते हैं कहीं कहीं, लेकिन इसको आप याद रखिएगा कि विटामिन ए से त्वचा भी प्रभावित होता है। ठीक है, विटामिन सी से रोगों से लड़ने में हमारी मदद मिलती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कौन सा विटामिन जो है हमें रोग से लड़ने में मदद करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा। देखिए ऐसे तो सभी होता है, लेकिन विटामिन सी यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है। विटामिन डी के बारे में दिया हुआ है कि विटामिन डी जो है हमारे अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकता है कि बताइए कौन सा विटामिन, डायरेक्ट पूछे जाएंगे कौन सा विटामिन कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को मदद करता है, और ऐसे आ जाएगा ऑप्शन विटामिन ए, बी, सी, डी, मैटर फंस जाएगा अगर आप नहीं पढ़े हैं। देखिए भले 6th क्लास का है, बात को समझिए, लॉजिक पकड़ना है। पूछ देखिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर को हेल्प करता है, मदद करता है, वहाँ पे आपको मैटर फंस जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि विटामिन डी जो है अस्थि और दांतों को जो है ना वे कैल्शियम का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और आप बड़ी बड़ी किताबों में इसको खूब रटे होंगे। देखिए यहाँ पे 6th क्लास में इस चीज़ को दिया हुआ है, तो इसको हल्का में नहीं लीजिए, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि हमें विटामिन डी कहाँ से मिलती है, तो इसका स्रोत जो है विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य की प्रकाश होती है। जब देखिएगा कि अगर अक्सर आप गांव नगर से होंगे तो आप देखे होंगे कि ठंड के दिनों में माँ क्या करती है कि अपने बच्चे को तेल लगा के घर आंगन या छत पे या बालकनी में कहीं रख देती है सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होता है, वे लोग इस बात को समझते हैं। देखिए वे हमारे जो मतलब पुराने लोग हैं, वे साइंस समझते हों या नहीं समझते हों, बस लॉजिक जानते थे। ठीक है, कि हाँ बच्चा मेरा मजबूत होगा, तो विटामिन डी जब आएगी तो हमारे अस्थि क्या होंगे, उससे मजबूत होंगे। ठीक है, तो विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य की प्रकाश है, तो ये हमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बोलता है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होते हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र में दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है इस डायग्राम से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएं और फंस जाएं। बोलेगा कि आयोडीन का निम्न में से कौन सा स्रोत है, तो याद रखिए कि आयोडीन का कौन स्रोत है, तो आयोडीन के लिए हमें पालक और अदरक खानी है। ठीक है, आयोडीन के अच्छे स्रोत कौन है, तो हमें आज से याद रखना है कि आयोडीन के जो स्रोत हैं वे कौन है, तो आयोडीन के स्रोत हैं पालक और अदरक। ठीक है, तो ये आज से आप याद रखिएगा या नोट्स बना लीजिए इसका। हो सकता है कि एग्जाम में आए और आपको पता ही नहीं रहे। आप तो मान लीजिए आपको पता है कि हम टाटा साल्ट, फलना साल्ट, चिलना साल्ट लाते हैं और खाते हैं, उसी से मुझे आयोडीन मिलता है। नहीं भाई, और भी जगह है जहाँ से आपको मिलता है। पालक से भी आपको आयोडीन मिलता है, अदरक से भी आपको आयोडीन मिलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि इन चीज़ों से हमें आयोडीन मिलता है। ठीक है, और प्रश्न अगर ऐसा बनता है तो हमें उतना उलझन नहीं आएगी अगर आप यहाँ देखे रहेंगे तो। चलिए, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है बट उसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, तो ये फास्फोरस का जो हमारा स्रोत है उसको देखिए कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें दूध, केला, देखिए गेहूँ, चावल दिया हुआ है। तो
ये चीज़ आपको मिर्चा, हरा मिर्चा भी दिया है, तो याद रखिए कि जब भी ऐसे अगर आपको मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि इन सारे स्रोतों से जो है हमें फास्फोरस मिलता रहता है। ठीक है, हम फास्फोरस तो अलग से लेते नहीं हैं, आप अलग से लेते नहीं हैं, तो हमारे शरीर का ये मेंटेनेंस होता कैसे है? तो इन्हीं सब खाद्य पदार्थों से। कभी ना कभी आप दूध लेते ही होंगे, गेहूँ तो खाते ही होंगे, चावल खाते ही होंगे, केला खाते ही होंगे, तो इनसे हमारे शरीर का जो फास्फोरस का कार्य होता है वो पूरा हो जाता है। वैसे ही जो लोहा होता है, देखिएगा पालक है, मांस है, सेव है, उनसे पूरा हो जाता है। कैल्शियम कहाँ से हो जाता है पूरा? तो अंडा है, दूध है, इनसे कैल्शियम पूरा हो जाता है। ठीक है, इन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बोल रहा है कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने सभी सारणियाँ वहाँ पे दिया था, सारणी 2.1.2 को भरने के लिए प्रयोग से। ठीक है, तो ये बोलता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही खाद्य पदार्थ में एक से अधिक जो है पोषक तत्व पाए जाए, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा तो मतलब इसमें ये भी बात बोलने की कोशिश की है इसने कि हो सकता है कि कोई भी पोषक तत्व हो, उसमें एक जो खाद्य पदार्थ है उसकी मात्रा जो होती है अधिक हो, दूसरे का कम हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसी चीज़ें। इसके अलावा बोल रहा है कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। हमारी जो शरीर है उसको केवल इन पोषक तत्व और खनिज लवण तक सीमित नहीं रखने की आवश्यकता होती है, उसमें उसको आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति सामान्यतः पादप पदार्थों से होती है। जो साबुत हम लोग खाना खाते हैं, दाल, आलू, ताजे फल खाते हैं, उससे, और जो हरी सब्जी होते हैं उनसे जो है हमारे शरीर को रुक्षांश या आहारी रेशे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, रुक्षांश हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्व नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो ये हम लोग रुक्षांश लेते हैं ये हमारे शरीर को कोई भी जो है पोषक तत्व नहीं देते हैं, फिर भी हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक होते हैं। क्या करते हैं, हमारे भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो संकुचन होगा। आप जब मतलब आहार तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे स्टेप बाई स्टेप भोजन का पाचन हो रहा है, तो जो वॉल्यूम बढ़ाएगा उससे क्या होगा कि अच्छा से भोजन का पाचन होगा। ठीक है, तो इसलिए आप आमतौर पे देखेंगे कि जब पेट की समस्याएं हो जाती है तो डॉक्टर से सलाह लेने पे वो बोलता है कि सलाद ज़्यादा खाइए, खाने से कुछ देर पहले सलाद खा लीजिए, हरी सब्जी खाइए, कच्चा सब्जी खाइए, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाइए। क्यों? क्योंकि आप जब सलाद खाते हैं ज़्यादा, उससे क्या होता है कि जब आप भोजन लेते हैं तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ा देता है और धीरे धीरे हमारा भोजन जो है पचता है और ये आहारी रेशे उस भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों के और पोषक, अच्छा देखिए जल जाएगा तो क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, और उसमें क्या होगा कि जल में जो पोषक तत्व रहेंगे वे घुल जाएंगे और हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। जल, अब बोल रहा है कि संतुलित आहार, एक टॉपिक ये दिया है कि आखिर संतुलित आहार होता क्या है। तो सामान्यतः होता क्या है कि पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो हम लोग खाते हैं उसे आहार कहते हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी होता है। अब यहाँ से जो प्रश्न उठता है कि कोई भी पोषक तत्व, ठीक है, न तो आवश्यकता से अधिक और ना ही आवश्यकता से कम हमें लेना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब यही है। मान लीजिए कि कहीं गए भोज में मिल गया और इतना अधिक खा लिए, इतना अधिक खा लिए कि अगले दिन आके भी बीमार पड़ जाइएगा, तो शरीर की कैपेसिटी होती है। तो संतुलित होने का मतलब है कि कोई भी पोषक तत्व इतना ही खाइए जो आपके शरीर के लिए पर्याप्त हो, न ज़्यादा और ना कम, उसी को संतुलित आहार बोला जाता है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के जो आप भोजन करिएगा उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, कि आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आप सोच के देखिए कि ऐसा नहीं है। बालक को थोड़ी सी दूध में ही काम चल जाती है, बड़े व्यक्ति को ज़्यादा भोजन, बूढ़े को जो है ज़्यादा जो है हेल्दी और ज़्यादा जो है मतलब उम्र के अनुसार जैसे जैसे आप देखिएगा एक चक्र, तो भोजन बढ़ता है धीरे धीरे, बचपन से बढ़ते जाता है और फिर घटने लगता है, ऐसा डायग्राम बनता है। कि उसके अलावा कहते हैं, क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? बिल्कुल। उचित प्रकार का भोजन करना ही जो है पर्याप्त नहीं है। देखिए ज़्यादा भोजन करना या ज़्यादा पका या ज़्यादा मतलब जो है भोजन करना है ही संतुलित पोषक तत्व का मतलब जो है गुण नहीं है। आप मतलब कम और अच्छा भोजन में ही अपना संतुलित आहार ढूंढ सकते हैं, कहने का मतलब यही है यहाँ पे। और इसने यहाँ पे ये भी बोला है कि ज़्यादा अगर भोजन को हीट करने, ज़्यादा गर्म करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कह रहा है कि आप जानते हैं कि पकाते समय भी कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारते समय, धोते समय भी बहुत सारे विटामिन हैं वे नष्ट हो जाते हैं। सब्जी और फलों के त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल के दालों को बार बार धोने से उसमें से उपस्थित विटामिन तथा कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं।
हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी भी हो जाती है। इसके साथ साथ देखिएगा, पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो लाभप्रद प्रोटीन और खनिज लवण की भी हानि होती है। अक्सर जो है स्टूडेंट जो रहते हैं उनमें समस्या क्या होती है कि जब वो दाल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, अंदाज नहीं आएगा, ज़्यादा बनेगा और फेंक देते हैं। तो इसमें ये समस्याएं आ सकती है कि हो सकता है कि आपने जो पोषक तत्व था उसको फेंक दिया है। ठीक है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि अगर किसी भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो सबसे आसानी से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, और उसका आंसर जो है आपका विटामिन सी होगा। देखिए, दूसरा नहीं दिया है तो ज़्यादातर हम दूसरे पे फोकस नहीं करेंगे, बट जो दिया है उसे हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये आसानी से जो है हमारा नष्ट हो जाता है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, बोल रहा है कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। तो अभावजन्य स्पष्ट रूप से है कि किसी के अभाव से होने वाला रोग अभावजन्य रोग है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जा रही है। ठीक है, इससे आप देख पा रहे होंगे कि वह लंबे अवधि तक उससे अगर प्रभावित हो रहा है, अगर उससे ग्रसित हो रहा है तो उससे संबंधित कोई ना कोई रोग हो जाएगी और उसे ही हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं। तो आप लाख भोजन कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कोई पोषक तत्व छोड़े जा रहे हैं और लंबे समय तक उस पोषक तत्व को ले ही नहीं रहे हैं, तो इससे उसके अभाव से कोई रोग होगा और उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, हाँ दिया है यहाँ पे कि कौन से जो है विटामिन से कौन से रोग होते हैं, और यही तो हम लोग खास तौर पे जितने भी पब्लिकेशन के बुक हैं उसमें हम लोग रटने का प्रयत्न करते हैं कि बताओ इस विटामिन से कौन सा रोग होता है, इससे कौन सा रोग होता है। यही यहाँ पे देने का कोशिश किया है कि विटामिन ए से हमारा कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए से जो है हमारा दृष्टिहीनता, जिसे हम लोग रतौनी बोलते हैं, छिड़ता दृष्टिहीनता होता है। इसका जो लक्षण होता है दृष्टि कमजोर, यानी हमारी देखने की क्षमता कमजोर होती है, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, अंधेरे या रात में हमें कम दिखाई देने लगता है, कभी कभी पूरी तरह से ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए से हमें क्या होता है, हमें होता है क्षीणता, दृष्टिहीनता या रतौंधी होती है। त्वचा रोग भी होता है विटामिन ए से, ये भी आप इस यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। कमजोर दृष्टि हो जाती है, रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 से क्या होता है हमारा, तो बेरी रोग हो जाता है, और बेरी में क्या होता है कि दुर्बल पेशियां हो जाती है और काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है। कई बार बहुत सारे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं कि ज़्यादा पॉलिश किए हुए चावल से हमें कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा कि जो चावल ज़्यादा पॉलिश कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, उससे बेरी रोग होती है, क्योंकि उससे विटामिन B1 नष्ट हो गया रहता है पॉलिश करने के दौरान। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा पॉलिश किए हुए चावल से हमें बेरी रोग होती है। विटामिन सी से हमें एस्कर्वी रोग होती है, जिससे क्या होता है हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, हमें कोई भी घाव हो जाए और विटामिन सी की हमें कमी है तो उससे घाव जल्दी नहीं भरेगा। यही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे फिर इसने बोला है कि विटामिन डी से कौन सी रोग होती है। तो याद रखिए विटामिन डी से हमें रिकेट्स होती है, अस्थि जो होती है कठोर न होकर मुलायम हो जाती है, टेढ़ा होने लगती है, इसे रिकेट्स बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया भी होती है, बट यहाँ पे आप विटामिन डी से हमें रिकेट्स ही याद रखिए। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो अस्थियाँ और दंत क्षय। कैल्शियम कम होगा तो दांत टूट के झड़ के गिरने लगेगा, अस्थि कमजोर हो जाएगी। कैल्शियम की कमी से जो इम्पैक्ट सबसे पहले होगा अस्थि और दांत पे होगा, ध्यान दीजिएगा। आयोडीन से हमें क्या होता है, घेगा या गाइटर हो जाता है गर्दन में, जो ये थायराइड ग्रंथि, आगे पढ़ेंगे हालांकि सॉरी ये ग्रंथियों के बारे में। तो याद रखिए कि गर्दन जो है ना उसके ग्रंथि फूल जाते हैं। बच्चों में तो मानसिक जो है ना विकलांगता आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारी होते हैं आयोडीन से। यहाँ छोटे से एक यहाँ जिक्र किया है कि बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। लोहा से जो है ना अरक्तता आ जाती है। अरक्तता क्या है, रक्तता से अ लग गया है यानी खून की कमी, ब्लड की कमी हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए। एनीमिया जिसे बोलते हैं हमें, तो इससे कमजोरी फील होने लगती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सारांश दिया रहता है, उसे हमें एक बार देख लेना चाहिए कि हमारे शरीर के जो मुख्य पोषक तत्व हैं वे कौन कौन से हैं। तो वे हमने देखा था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा थे। ठीक है, और खनिज लवण थे। इसके अलावा भी हमारे शरीर में आहारी रेशे और जल की हमें आवश्यकता थी। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा था कि वसा और जो कार्बोहाइड्रेट थे वे हमारे शरीर को क्या प्रदान कर रहे थे, तो वे हमारे शरीर को एनर्जी दे रहे थे। इस चीज़ को हमने देखा था। ठीक है, जो प्रोटीन था वो हमारे शरीर को जो है वृद्धि कर रहा था, और मसल्स जो है जितने भी प्रकार की बातें थी मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा तो विटामिन हमारे शरीर को
जो है रोगों से रक्षा करते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा संतुलित भोजन क्या है कि आप ना ज़्यादा खाएं ना कम खाएं, आपके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाएं, ठीक है। रुक्षांश क्या कर रहे थे, तो हमारे खाने की वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा भोजन जो है आसानी से पच जाता है और उससे अवशोषित हो जाता है जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रुक्षांश करते क्या है हमारे भोजन में, तो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं उनका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। इसके अलावा देखिएगा एक चीज़ और हमने देखा था कि आप कोई भी पोषक तत्व लंबे समय तक नहीं ले रहे हैं तो उससे आपको मतलब उस अभाव से जो भी बीमारी होगा उसे अभावजन्य रोग कहेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने देख रखा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने पूरी चीज़ें देख ली है और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप कहिएगा तो मैं इसका समरी भी दे दूँगा, बट मतलब इस चैप्टर को समझ के आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा पर्सनली जहाँ ओपिनियन है वो यही है कि आप लोग जो है रीड करिए, चैप्टर रीड करिए, अच्छा लगेगा। और मेरे साथ जो है आप हो सकता है अगर ज़्यादा समय लग रहा हो आपको तो आप 2x पे भी देख सकते हैं, बट देखिए पूरा का पूरा सीरीज देखिए। आपको मैं जितना देखिए जिस पे डिस्कशन होता है ना वो चीज़ें याद रहती है। मैं चाहूँ तो थ्रू आउट होके पढ़ के जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, इसको 5 मिनट में पढ़ा जा सकता है, 10 मिनट में पढ़ा जा सकता है, बट उससे क्या होगा कि आपको याद नहीं रहेगा। जिन टॉपिक पे जो है हमारी डिस्कशन हो जाएगी वे आपको याद रहेगा, तो इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि आपको चीज़ें नहीं आती है, बट जिस पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चर्चा होंगी, बात होगी, वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए मैं इतना आपको समय ले रहा हूँ, बट आपको अगर लगता है तो आप उसको स्पीड में करके देख लीजिए, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि अंत तक बने रहने के लिए आपको एक बार तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप सही में नए हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए आगे और इससे ज़्यादा जो है ऊर्जावान होकर काम करूँगा। जय हिंद दोस्त।